ठीक है ठीक है। तो आज का टॉपिक है लेक्चर 1 सीरीज़ का देख रहे हैं हम लोग, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले ये एक चीज़ मेंशन हुई है कि ले आउट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, सेलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर HT एंड LT लाइन, यानी हाई टेंशन लाइन एंड लो टेंशन लाइन्स, एंड द एडवांटेज ऑफ HV यानी हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन बोथ AC एंड DC। क्या एडवांटेज है? क्या एडवांटेज है AC और DC में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन करने का, लो वोल्टेज पे क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर सबसे एक बेसिक बात ये है कि सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम ये पता करें कि HT लाइन क्या होती है, फिर ये पता करें कि LT लाइन क्या होती है, देखो लाइन आगे लिखा हुआ है। फिर क्या है AC और क्या है DC, और क्यों ये कंपैरिजन करके बताया गया है। तो क्या ज़रूरत पड़ी मुझे ट्रांसमिशन लाइन की, तो मैंने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि जो पहली जो सबसे जो जनरेशन पॉइंट है हमारा, ये ऐसे जनरेशन मैंने दिखाया, ठीक है। ये जनरेशन पॉइंट था। अब देखो इसी डायग्राम से तुम्हें ये भी समझ जाओगे कैसे ट्रांसमिशन लाइन और उसके जो जितने भी कंपोनेंट है उसको कैसे मतलब कनेक्ट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया जनरेटर, ठीक है। अब ये इसकी ग्राउंडिंग को ऐसे मैंने शो कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिंबल क्या है, ग्राउंडिंग का, ठीक है। और ये फॉर AC, ये सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना। अब ये मशीन पड़ी होगी तो पता होगा। और ये जो लाइन ऐसे खींची, ये क्या है, बस बार, ठीक है। और इसके बाद वो सब्जेक्ट मैं भी समय पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग EDD फर्स्ट, उसमें ये सिंबल मेंशन अभी करूँगा कि ये क्या है। देखो एक सर्कल छोटा है और ये सर्कल बड़ा है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्टेप अप, क्या, ट्रांसफॉर्मर। ये किसी को इसको एक्सएमर ना बोले, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। और फिर ये बस बार मैंने बना दी। अब उसके बाद मैंने ट्रांसमिशन लाइन, अब क्या करना है, अब ऐसा क्यों किया, ये जनरेटर था G लिख दिया, ये ट्रांसफार्मर था मैंने T लिख दिया, T फॉर ट्रांसफार्मर एंड G फॉर जनरेटर, ठीक है। और ये ग्राउंडिंग है, ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो जनरेशन हुआ, जनरेशन अपने इंडिया में कितना है, 11 किलो वोल्ट और मे बी 33 किलो वोल्ट, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है, इस पर भी वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मिला। अब 11 kV को ट्रांसफ़र करने में, एक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक भेजने में, तो क्या होगा, वोल्टेज का लॉस होगा, ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं। तो मैं जितना एक्वायर करना चाह रहा हूँ वोल्टेज, वो उतना मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसका तरीका क्या है, कॉस्ट तो उतनी ही पड़ रही है, 500 किलोमीटर की लाइन में मुझे भेजनी है, तो कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, खर्चा तो उतना ही आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जैसे तुम्हें कोई एक बोरा आलू भेजना है यहाँ से दिल्ली, ठीक है, कानपुर से दिल्ली भेजना है, तो तुम्हें कॉस्ट तो डीजल का उतना ही लगेगा ना, तो क्यों ना एक बोरे की जगह मैं 100 बोरा भेजूँ, उसी पे थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ा के, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक होगा। तो वही यहाँ प्रोसीजर है कि लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, 11 kV को स्टेप अप कर लिया। अब स्टेप अप किस में करेंगे, जब अभी ये बताऊंगा तो बताऊंगा HT लाइन और LT लाइन, HT और LT, हाई टेंशन और लो टेंशन अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेजेस, मैंने उस दिन बताया हुआ था, ठीक है। तो ये कैसे है, ठीक है ना। तो ये अब देखो, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो एक लाइन मैंने यहाँ भेज दी और यहाँ पर ऐसे लोड लगा दिया, ठीक है। दूसरी एक और यहाँ से लाइन ले ली मैंने, सपोज़ करो ऐसे गई ये लाइन और यहाँ कोई लोड लगा है। लोड का मतलब, लोड का मीन्स यहाँ रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड हो सकते हैं। लोड का मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, लेकिन स्टेप डाउन करने के बाद। अभी मैं यहाँ एक टर्म और, यहाँ एक टर्म छूट गया, ये लेआउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, लेआउट, ठीक है। तो लेआउट सब क्लियर हो जाएगा, कैसे जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और डोमेस्टिक तक कैसे सप्लाई आ रही है हमारे पास तक, वो पूरा क्लियर होगा। वहाँ ये क्लियर हो जाएगा सर्विस मेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फीडर क्या है, ये सारे टर्म्स टॉपिक्स जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। ठीक, और एक और लाइन बना देता हूँ, ठीक है, इसको। अब ये क्या है, यहाँ डिफरेंट लोड्स हैं, ये लोड, ठीक है। जिसको इंग्लिश ना समझ में आए वो पूछ ले, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई होप कि इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ट्रांस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन 1, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा, समझने से मतलब है। और ये
सुनते रहो आराम से। तो ट्रांसमिशन लाइन 1, 2 एंड 3 और मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जनरेशन से लेके लोड तक का, किस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है। और ये ट्रांसमिशन लाइन ये छोटी नहीं, ये क्या होता है किलो, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इवन 200 किलोमीटर, इवन 1000 ऑफ किलोमीटर। ये डिपेंड करता है कैसी कैसी हमें लाइन ले जानी है अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेजेस। अभी बताऊंगा प्रोफाइल ऑफ वोल्टेजेस क्या है, ठीक है ना, क्या प्रोफाइल है वोल्टेज का। तो इतना हो गया। अब यहाँ देखो ट्रांसमिशन लाइन, तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन क्यों नीड पड़ी। बल्क अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा ये है कि इससे क्या होंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे। और ये हमारे लिए क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। तो हम ट्रांसमिशन लाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों यूज़ किया हमने, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक, इतना समझ गए। तो इसको ट्रांसमिशन लाइन या नेटवर्क बोलते हैं, जो भी प्रॉपर कनेक्टेड वे है जितने भी तुम्हारे डिवाइसेज हैं। अभी क्या ना, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, धीरे धीरे पूरे ट्रांसमिशन लाइन जब आधा पढ़ लोगे बुक तो तुम सब समझ में आ जाएगा क्या इंटरकनेक्शन। अभी अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, फिर उन्हीं सभी चैप्टर्स को क्या करोगे, इंटरकनेक्ट करोगे, तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। एक ही बुक को फॉलो करना है और एक ही बुक को कई बार पढ़ना है, हर बार नई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तो अब इसके बाद अब देखो, अब बात आती है क्या है एल टी और एस टी लाइन। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लो, क्या है क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ वोल्टेज। अब क्या है लेवल ऑफ वोल्टेज, मैं इससे पहले जिसने क्लास की होगी उसको पता होगा। तो अब लेवल ऑफ वोल्टेज में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब नंबर 1 क्या था, लो वोल्टेज, ठीक है। नंबर 2 हाई वोल्टेज। नंबर 3 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा। अब मैं एच वी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा एच वी, मॉडर्न, अब क्या था, मॉडर्न ई एच वी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। 5th नंबर अल्ट्रा, ठीक है ना, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इतने क्लासिफिकेशंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेजेस इसको देखेंगे, इसलिए इस बार बता रहा हूँ कि कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं ताकि छूटे ना उनका, ठीक है। तो क्या है 220 वोल्ट, ये क्या होगा, सिंगल फेज, इसको ऐसे दिखाते हैं सिंगल फेज और 2 वायर। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे प्रचलित लाइन क्या है, 3 फेज 4 वायर, अभी वो बताऊंगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बता हाई वोल्टेज क्या है हमारे लिए। अब लो वोल्टेज में एक और होता है 415 वोल्ट, ठीक है ना। और ये क्या होता है 3 फेज 4 वायर। अब सर 3 फेज तो हो गया, चौथा वायर कौन सा है, जिसको कहते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है ना, वो न्यूट्रल होता है। और अब बात आती है हाई वोल्टेज, ये तो इसका क्लासिफिकेशन डन हो गया लो वोल्टेज का। हाई वोल्टेज 11 kV, ठीक है, और 33 किलो वोल्ट। इतना क्लियर है। तो मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ इसका ताकि किसी का छूटे ना और प्रॉपर चीज़ें हो जाए। तो इसमें 66 132 किलो वोल्ट एंड लास्ट 220 किलो वोल्ट, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बाद आता है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो क्या था 400 किलो वोल्ट। यहाँ के का मतलब क्या है, यानी कि 10⁻³ 400 इंटू 10⁻³ किलो 3 वोल्ट, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 30 ये 20 4 लाख के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। और बात आती है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, तो 765 किलो वोल्ट, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो 765 किलो वोल्ट की लाइन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो क्या होती है सिपात से सिनोई तक जाती है। और मैक्सिमम डीसी ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में क्या है 500 किलो वोल्ट, ठीक है। तो वो कहाँ से जाती है, तलचर से कोलार, कौन सा है वो, बाईपोलर HVDC लिंक। अभी जब HVDC का टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि HVDC किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन करता है। अभी तो ये AC का चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसको इतना बताया, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी हो वो ले सकता है। क्लियर।
ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो इतना हो गया। अब इसमें लिखा है कि एडवांटेज, देखो एडवांटेज ऑफ एच वी फॉर ट्रांसमिशन बोथ ए सी एंड डी सी। तो सबसे पहले ये जानेंगे ए सी और डी सी क्या है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था और फिर से अभी बता दे रहा हूँ एक बार। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक तरफ लिखता हूँ ए सी, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखता हूँ मैं डी सी, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं बेसिक सा। तो कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं वेव फॉर्म बना लूँ और फिर कंपेयर कर दूँ। तो यहाँ मैंने टाइम टी दे दिया, यहाँ टाइम टी दे दिया, और दोनों में प्रोफाइल में वोल्टेज ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस पे टाइम टी और वाई एक्सिस पे वोल्टेज वी, ये वोल्टेज डीसी होगा और ये एसी होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये वेव फॉर्म, एसी की वेव फॉर्म सबको पता है ऐसे बनती है। यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पाई होता है और यहाँ 2 पाई होता है, ठीक है। ये क्लियर था। ये यहाँ इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है और दिस इज़ अ निगेटिव मैग्नीट्यूड। सपोज करो यहाँ ये वी मैक्स है पॉजिटिव में और यहाँ माइनस का वी मैक्स है निगेटिव में। अब डीसी में क्या होता है, अगर मैं प्योर डीसी की बात करूँ आइडियल, तो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ये एकदम सीधी, सॉरी स्ट्रेट लाइन इसको नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 0 से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ मान ले लिया इसका कोई वैल्यू वी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्रू आउट द टाइम चेंज हो रहा है बट ये कांस्टेंट है, तो ये एसी। और नाम ये अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये एक बेसिक सा चीज़ था, ठीक है। ये टॉपिक अब बेसिक बी डबल ई पढ़ रहे होगा, अगर तुमने सेकेंड ईयर में बी डबल ई पढ़ी होगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है, ठीक है। इतना हो गया बेसिक सा। अब एच वी के क्या बेनिफिट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे क्या बेनिफिट हैं। तो पहले बताया, जैसे ये बताया भी मैंने, बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, लॉसेस कम हो जाते हैं और इकॉनमी बढ़ जाती है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके अराउंड अगर इससे कम वोल्टेज है तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, एसी बेटर होगा। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज है तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, डीसी वोल्टेज होगा। वो क्या वोल्टेज है, वो वोल्टेज है 500 किलो वोल्ट। ये बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना, कि क्यों कैसे चूज़ करते हैं प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है 1.2, कंपैरिजन करना किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम, किसके ट्रांसमिशन लाइन में कंपेयर करेंगे, और इसमें क्या कंडक्टर कैसे यूज़ होते हैं, क्या मटेरियल यूज़ होता है और उसका क्या साइज़ है। और एक टेबल फॉर्म है, टेबल का मतलब इसकी मैं टेबल एक प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, दे दूंगा स्क्रीनशॉट कहीं से लेकर, जिसमें ये होता है कि किस साइज़ का केबल और कहाँ पर यूज़ होता है, क्या उसका SWG है, ठीक है ना। इसकी मैं टेबल तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी ये तो मैं बता चुका था एसी और डीसी का कंपैरिजन, ठीक है। अब एसी और ये टॉपिक की सेम वही पूरा टॉपिक कवर था जो अभी ये बताया था और इससे पहले वाली क्लास में कवर अप किया था। अब यहाँ बात आती है कि हाँ, तो चलो ठीक है, एक टॉपिक और देख लो यहाँ पर बेसिक सा, कि क्या नेसेसिटी है, क्या आवश्यकता है मुझे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए हाई वोल्टेज क्यों चाहिए। तो यहाँ क्या लिख दूँ, नेसेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। क्या ज़रूरी पड़ी मुझे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, कि हाई वोल्टेज पे ही क्यों करें, लो वोल्टेज पे क्यों नहीं। सबसे पहला कि कंडक्टर का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा कि जो लॉसेस हैं, किस में लॉसेस है, लाइन में, वो कम हो जाएंगे। थर्ड वन इज़ इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को ये ईनीटा से शो करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, जिसको इफ़िशियंसी का मतलब समझते कोई लोग, द रेशो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट इज कॉल्ड इफ़िशियंसी, ठीक है। मैंने कितना इनपुट दिया और कुछ मुझे कितना आउटपुट मिला, इसका रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो 80%, 70%, 90% ये अलग अलग होता है, ठीक, बट ऐसा आता नहीं है। तो क्या होगा, हाँ ये किसी का माइक ऑफ करो, साउंड बहुत आ रहा है पीछे से। हाँ तो ठीक है, तो क्या हो गया, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एग्ज़ाम्स में आता है, अभी कैलकुलेट कराऊंगा मैं इसको जब इस टॉपिक पे आऊँगा। तो 1 - K/V cos
फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इतना पढ़ने के बाद इसमें एक टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसी से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा समझ लो कि क्या है फीडर और क्या है डिस्ट्रीब्यूटर। दो सबसे लाइन है। अब वो कैसे पता चलता है, सपोज़ करो एक ये ऐसे लाइन मैंने खींची, अब मैं टावर बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ तक लाया और फिर मैंने दिस एंड दिस वन, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये मैंने इसको क्या किया, सीमेंट से माउंटेड कर रखा है। सम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसको मफिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मफिंग अगर किसी ने देखी होगी, अरे जब रोड में तुम्हारा रोड पर पोल, जो ट्यूबुलर पोल जो होता है वो जब गड़ा होता है तो उसमें देखा होगा तुमने, कुछ सीमेंट का थोड़ा सा उभरा उभरा ज़मीन से लगाते हैं। वो इसलिए लगा देते हैं कि इसको सपोर्टिंग मिल जाए और थोड़ा सा पानी आने से थोड़ा सा दूर रहे सिस्टम। ठीक है, एक ये लाइन एंड द नेक्स्ट वन मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ कंपैरिजन करूँगा कि क्यों ये दो अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं ट्रांसमिशन लाइन के। आई थिंक डायग्राम काफ़ी अच्छा बन गया है मुझसे, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो ठीक है तुम लोग देखते रहो इसे, ठीक है ना। तो आई होप कि अब क्लियर हो रहा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन कैसी दिखती है, ठीक है ना। अभी तक शायद ऐसा मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये दो ट्रांसमिशन लाइन शो की गई हैं, इसमें कितने फेज दिख रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये सिंगल लाइन है ना, यहाँ पे तुम्हें सिंगल लाइन नहीं दिख रही है, ये सिंगल, ये लेकिन ये डबल है, देखो डबल डबल, ये भी 3 फेज की लेकिन डबल लाइन है ये। हाँ क्या पूछ रहे हो, हाँ ठीक है, ये डबल है और ये सिंगल है, समझ गया ना। तो ये किसका मतलब ये है कि ये जो है 220 किलो वोल्ट से कम की लाइन है वो सिंगल रहती है। अगर तुम देखना, अगर कहीं 400 किलो वोल्ट हो या फिर उससे क्या हो एंड अबव, उससे ऊपर हो, तो वो क्या होगी, डबल सर्किट की लाइन होती है। देखा होगा एक ही पे 6 तार जाते हैं, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, और किसी में देखा होगा छोटा टावर है, कम हाइट का है, उसमें सिर्फ 3 ही गए हुए हैं। तो वो डबल और सिंगल सर्किट का इतना कंपेरिजन है। तो अब ये जो लाइन गई हुई है इनको बोलते क्या है, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, क्रॉस आर्म है, टावर की हाइट है, टेंशन है, यहाँ पर इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, एवलिन गैप होते हैं, और तुम्हारा कंडक्टर में वाइब्रेटिंग डैम्पर यूज़ करते हैं। ये सारे टर्म्स अभी यूज़ होंगे, ये सारे टर्म्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में क्या क्या है। अब इंसुलेटर में क्या क्या है, शैकल क्या है, सस्पेंशन क्या है, पेन इंसुलेटर क्या है, पोस्ट इंसुलेटर, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी अभी, ठीक है। बस धैर्य के साथ जुड़े रहो, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो इतना अभी तक मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ बात आती क्या है फीडर और क्या है डिस्ट्रीब्यूटर। तो फीडर डिस्ट्रीब्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पे कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक वो दोनों एक साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब बात आती है फीडर की। बहुत सुना होगा, जिसने कंपनी में वगैरह में काम किया होगा उसने सुना होगा, या फिर इंडस्ट्रियल विजिट पे जाओगे तुम लोग तो वहाँ सुनोगे कि ये फीडर फीडर फीडर, बहुत बार सुना होगा। फीडर है क्या, क्या है फीडर। तो फीडर की डिज़ाइनिंग किस बेस पे होती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट यानी नियतांक, कांस्टेंट करंट यानी कांस्टेंट करंट डेंसिटी। ये हज़ारों बार एग्जाम्स में आया हुआ है ऑप्शनल में। तो कांस्टेंट करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, निर्धारित किया जाता है फीडर को। तो इसको क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन करंट कैरिंग कैपेसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, तो यानी इसमें क्या होता है, जो भी फीडर होते हैं उसमें कोई लोड तो होता नहीं है, एक जगह से स्टैंड अप किया, सॉरी क्या, एक मिनट रुको। ट्रांसमिशन लाइन में जब उसके बाद जैसे जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद क्या करते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको क्या किया, स्टेप किया, और उसको क्या किया, सेंड कर दिया दूसरी जगह, सेंडिंग इंड से भेजा, रिसीविंग इंड पे रिसीव किया, और अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेजेस मैंने स्टेप डाउन इसको कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर कोई लोड तो था नहीं, तो कांस्टेंट करंट ही तो थी, और डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है कि पर यूनिट एरिया में कितना है वो करंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट करंट डेंसिटी पे निर्धारित होता है। और फीडर क्या है,
फीडर में यही क्लियर है कि क्या एक फीडर में कोई लोड नहीं होता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काम किया जाता है। और इस फीडर का जो टर्म का यूज़ है वो किस में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में बोलते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अब ट्रांसमिशन लाइन में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं दो पार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये टॉपिक में मिलेगा तो मैं अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज उसको क्लासीफाई कर दूंगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सही लग रहा है कि जैसे तुम्हारे अगर किसी की राशन की दुकान होगी तो हम लोग कहते हैं कि हिंदी में पहली बात तो कांस्टेंट को नियत धारा घनत्व बोलते हैं, इसको नियत धारा घनत्व। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुन रहे हो ना, और नोट्स तुम खुद से बनाओगे। ये तो मतलब मैं ऐसे ही लिखा, मतलब पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कैसे कैसे है। जब बुक रीड करोगे, बुक में हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, बट तुम्हें भी देखो डिस्ट्रीब्यूटर, बात आती है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, ये किस पे इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, वेरिएबल यानी परिवर्तनीय करंट डेंसिटी, यानी इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ परिवर्तनीय, थोड़ा मुझे हिंदी थोड़ी मेरी गड़बड़ है, परिवर्तनीय धारा घनत्व, ठीक है। तो परिवर्तनीय धारा घनत्व जिसमें धारा का मान थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं है, मतलब धारा बदल रही है। अब जैसे सपोज करो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमने इस पर लोड दिया, तो लोड देंगे तो जिस पे लोड दोगे तो उसमें करंट तो चेंज होगी ना। सुबह के टाइम लोड कम होता है, शाम को टाइम लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि शाम को हर कोई टीवी चला रहा है, बैठा है, अपना ऑफिस से काम करके आता है, सारे एंजॉयमेंट करता है, घर में AC चल रही है, कूलर चल रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ जाता है, यानी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो क्या हुआ, करंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल करंट यानी परिवर्तनीय धारा घनत्व के आधार पर इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक सा हो गया। अब एक बात आती है सर्विस मेंस, तब यहाँ सुन लो सर्विस मेंस क्या होता है। जब उसकी टॉपिक आएगी तो मैं बताऊंगा। सर्विस मेंस वो होता है जब आपके बाहर जो पोल गड़ा होता है, ट्यूबुलर पोल, उससे जो आप फ्लेक्सिबल केबल, एक केबल ब्लैक कलर की होती है, सिंगल फेज ट्यूबवायर की केबल, पोल में कनेक्ट करके एक वहाँ पे जंक्शन बॉक्स होता है, उससे अपने घर में मीटर में कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्विस मेंस, ठीक है। चलो, तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है तुम्हारा टाइप ऑफ कंडक्टर। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, अब लिखा कंडक्टर क्या है इसके बारे में देखते हैं, फिर उसके मटेरियल क्या है और उसका साइज़ क्या है। इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। क्या देखेंगे, कंडक्टर, मटेरियल और उसके साइज़। क्या किस कंडक्टर किससे बना है, कंडक्टर क्या है, किसने टाइप के होते हैं वो, और मटेरियल का मतलब किस चीज़ों से बना है वो, और क्या उसकी साइज़ है कि मतलब किस हिसाब से साइज़ अलग अलग है उसका। तो देखते, तो पहला कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर, हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर, नहीं कंडक्टर के प्रकार, टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ठीक है, टाइप ऑफ कंडक्टर। तो नंबर 1 कंडक्टर क्या है, सबसे पहला जो कंडक्टर है वो क्या है तुम्हारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। अब बताऊंगा सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। कंडक्टर ही है, ठीक है। उसको हिंदी में जाने के क्या ही करोगे, कंडक्टर को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस। वो जो ठोस का मतलब जिसमें कोई स्ट्रैंड्स ना हो। स्ट्रैंड मैंने, जैसे तुमने घर में केबल होगी, वायरिंग करते होगे, तो जैसे केबल छीलते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट निकलते हैं। जैसे ये मतलब केबल छीला, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, कॉपर के वायर छोटे छोटे होते हैं कंडक्टर। तो क्या करते हैं, उसको हम ऐंठ देते हैं। और ऐंठते हैं क्या हुआ, किसी को ऐंठ के बढ़िया जोड़ते हैं। ऐंठने से क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो तार ढीले हैं वो टाइट हो जाते हैं, और उनके बीच के जो एयर है, जो एयर वॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि अब भाई शॉर्ट सर्किट या फिर लीकेज या फिर कोई तार लूज रहेगा तो सप्लाई की अनकनेक्टिविटी नहीं होगी, हमेशा कनेक्शन बना रहेगा। उस हिसाब से उसको
करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि सॉलिड्स, ये समझो कि एक लोहे की रॉड उठा लूँ, सब्बल सुना होगा घरों में किसी ने, सब्बल या फिर कोई भी लोहे की रॉड ले लो, तो लोहे की रॉड तो सिंगल रॉड होती है, उसमें कोई स्ट्रैंड्स तो होते नहीं, अलग अलग तार के फॉर्म में तो होता नहीं है। तो वो क्या है, सॉलिड कंडक्टर उसी को बोला गया है। कोई सॉलिड कंडक्टर उठा लो जिसमें स्ट्रैंड हो ही ना, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, पहला ड्रॉबैक तो उसकी एक तो पहली बात तो महंगा होगा, यानी कि कॉस्टली होगा। कॉस्टली का मतलब महंगा, ठीक है। दूसरा, उसमें जो तनाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तनाव को ज़्यादा का मतलब, मैं एरो दिखा, ऊपर एरो है तो इसका मतलब ज़्यादा, तनाव ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसको कंडक्टर के फॉर्म, अब अगर मैं कहूँ कि एक वो 10 फुट की बड़ी सी रॉड लो और उसको हवा में दो लोग पकड़ के खड़े हो जाओ, तो उसमें बीच में झोल आने में, झोल तो आएगा लेकिन तनाव ज़्यादा होगा, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जिसमें तनाव ज़्यादा है वो टूटेगा। और सपोज करो जैसे पेड़ है, उसमें लचकदार पेड़ है, हवा आई तो वो मुड़ गया। अब एक पेड़ एकदम टाइट खड़ा है, हवा आ रही लेकिन वो उस मुड़ने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या हुआ, थोड़ी अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो पेड़ टूट जाएगा। तो सेम वही कंडक्टर, अगर सॉलिड कंडक्टर है और ज़्यादा लेंथ का लेंगे तो उसमें झोल ज़्यादा आएगा, तनाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में थोड़ी तकलीफ होगी। उसका राउंड, जैसे सरिया है, बहुत बड़ी सरिया लंबी लंबी आती है ना, तो देखा होगा जब सरिया आती है तो ट्रैक्टर पे लद के आता है वो, तो काफ़ी लंबा होता है, उसको लाने में दिक्कत होती है। लेकिन जब वहीं ट्रांसमिशन लाइन का तार आता है तो एक गोला सा एक सर्कल होता है, उसमें राउंड राउंड करके लिपटा होता है और वो आसानी से एक ट्रैक्टर या ट्रक में रख के चला आता है। तो वो स्ट्रैंड के फ़ायदे हैं कि उसको ले जाने लाने में आसानी होगी, उसको स्ट्रिंग, उसको पतले पतले फॉर्म में बनाने में ईजी होगा। तो वही है कि इसको जो पतले तारों में ढालने में वो क्या होगी, यहाँ कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का मतलब ही होता है पतले चीज़ों में क्या होगा, जो स्ट्रिंग इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, अभी बताऊंगा स्ट्रिंग इफिशियंसी भी क्या है। यानी पतले तारों में ढालने में इसको कठिनाई होगी, यानी इसको वो कम रहेगा, ठीक है, मतलब कि कठिन होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। और स्किन इफेक्ट, अब देखो स्किन इफेक्ट क्या, जब अभी स्किन इफेक्ट अच्छे से बताऊंगा, अभी बस यहाँ बस लिख लो, जिसको कहते हैं तात्विक प्रभाव। अब तात्विक प्रभाव से कौन, अब तात्विक का मतलब क्या समझ गए बताओ। तात्विक का मतलब कुछ नहीं समझोगे। स्किन इफेक्ट का मतलब जैसे हमारी स्किन है, यानी ऊपर की जो लेयर है, हाई वोल्टेज से, एसी करंट से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। वो अभी टॉपिक मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक, कि मज़ा तो आ नहीं रहा पढ़ने में, समझ में आ नहीं रहा तो क्या ही पढ़ेंगे। तो ये स्किन इफेक्ट अभी बताऊंगा। एसी की वजह से स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है तो क्या होगा, लॉस भी ज़्यादा होंगे, अभी वो टॉपिक मिलेगा। अभी बस यहाँ कंपैरिजन देखो, सॉलिड कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब ये तो देखो, अब दूसरी बात जो आती है स्ट्रैंडेड है। अब स्टैंडर्ड का मतलब बता रहा हूँ हिंदी में क्या होता है भाई। इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ना बहुत टफ होता है, इस बात को अच्छे से समझ लो और जान लो, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है पतले पतले तारों में चीज़ों को विभक्त करना, ठीक है। अब ये स्टैंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, स्मॉलर पतले पतले तार होते हैं, जिनको क्या करते हैं, आपस में ऐसे ऐंठ देते हैं। कभी देखना घर में तार छीलना, उसको आपस में ऐंठा जाता है। या ट्रांसमिशन लाइन का कभी कंडक्टर उठा के देखना, तो उसमें काफ़ी मोटा केबल टाइप का होता है, केबल तो नहीं बोलेंगे, कंडक्टर होता है। उसको कभी देखोगे तो उसमें पतले पतले तार ऐसे दिखते होंगे, जैसे मैंने उस दिन बताया था ऐसे। बीच में क्या होता है, बीच में आयरन वाला होता है और ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि 7/, अगर 21 लिखा है, ठीक है, या 3/21 लिखा है, ये ऐसा नहीं कि यही है, मैंने रैंडम ले लिया। तो 3 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है एल्युमिनियम कंडक्टर, और ये क्या है, आयरन वाला कंडक्टर। अब आयरन क्यों यूज़ किया, तो आयरन क्या करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो टूटे फूटे ना, आसानी से तना रहा है, जिसमें तनाव ज़्यादा हो। बाकी एल्युमिनियम कंडक्टर होल्ड करके रखे हवा में, जो दो टावर के बीच में, विंड का प्रेशर उसमें झेल सके, हवा बहे तो उसको क्या हो, वो बियर कर सके, इस चीज़ को सहन कर सके, वो चीज़ हो, ठीक है। तो अब यहाँ आयरन में क्या क्वालिटी है, मैं लिख दे रहा हूँ कि उसकी क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन किसका, हाँ, कंडक्टर का, अच्छा नहीं है,
ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या करता है, इसकी क्या होती है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो पुअर होता है, लेकिन इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी यानी चालकता। चालकता क्या होती है, मतलब कॉपर से अधिक नहीं होती है, मतलब इसके कंपैरिजन, आयरन के कंपैरिजन बता रहा हूँ कि जो चालकता है वो ज़्यादा होती है। और क्या होता है, ये नम्य होता है। नम्य का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ये देखो, इसके पास ये वाला गुण नहीं है और इसके पास ये वाला गुण नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या करें, एक पूरक का काम करेंगे और दोनों एक साथ बने रहेंगे और चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, धारा बहन करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी और तार में मजबूती भी आ जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम एक मटेरियल, उसके पास मजबूती वाली क्वालिटी नहीं है, उसके पास चालकता वाली क्वालिटी है। और आयरन है, उसके पास चालकता वाली क्वालिटी नहीं, मजबूती वाली क्वालिटी, यानी यांत्रिक दक्षता है या यांत्रिक स्ट्रेंथ जो है, मजबूती है, वो उसके पास ज़्यादा है। इसलिए हमने इसको ऐसे यूज कर लिया। अब देख लो, एक अच्छा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ये मान लो आयरन वाला है, ठीक है। आप शायद सबके मन में संदेह होगा तो दूर हो जाएगा। तो क्या करना है, नेट का सही उपयोग किया करो। नेट पे जाओ, सर्च करो स्टैंडर्ड कंडक्टर, जिसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर, ये होता है। ये बीच वाला क्या है, आयरन है, ये सब क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है ना। ये तो क्या करना है, आज जाके सर्च क्या करना है होमवर्क में, कि ACSR कंडक्टर क्या होते हैं। ये एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, स्टील वहीं जिसके ऊपर लपेटा जाता है वो स्टील। ये आयरन वाला वो ले लिया, स्टील क्यों लिया, जंग नहीं लगेगा। ठीक है ना, इतना बेसिक सा आइडिया पता होगा, क्योंकि हवा में तार है तो धूप छाँव बारिश पानी सब लग रहा है तो जंग ना लगे, इस वजह से रीइंफोर्स मतलब उसी के ऊपर लपेटा गया है एल्युमिनियम वाला कंडक्टर। तो जाना, इसको देखना ये कैसा दिखता है, कैसा होता है, फिर मुझे अगली क्लास में बताना। ठीक है। अब जिसको जो ना समझ में आया वो मुझसे